न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा टुडेज चाणक्य के साथ एग्जिट पोल हैरान करने वाला है। और भी बहुत सारे एग्जिट पोल कई टीवी चैनलों ने किए हैं, उन्होंने कांटे की टक्कर बताई है। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं महागठबंधन बिहार में आगे रहेगा, कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कह रहा है 155 सीटों के साथ बीजेपी या एनडीए बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमट जाएगा और अदर्स को 5 सीटें मिलेंगी। इसमें यह ध्यान रखिए कि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजा नहीं, नतीजा संडे को आएगा। और इस एग्जिट पोल में भी प्लस माइनस यानी गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल टॉक ऑफ द नेशन बन गया है। पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। खुद बीजेपी के कई नेता ये रिजल्ट सुनकर हैरान है एग्जिट पोल का। जाहिर है महागठबंधन की पार्टियों के नेता इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ अखिलेश आ गए हैं। बिल्कुल, और ये देखिए आपके सामने जो आंकड़े हैं वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि ये नतीजे नहीं है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन अगर ये सर्वे नतीजों में तब्दील हो जाए तो वाकई बहुत हैरान करने वाला है। पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। विश्लेषण के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी इस चर्चा में शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ अली अनवर साहब भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, मुस्कुरा रहे हैं आप लगातार। अगर यही नतीजे हो गए तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? देखिए, टुडे चाणक्य की एक क्रेडिबिलिटी है और न्यूज 24 की भी एक क्रेडिबिलिटी है। मैंने पिछले कई चुनाव में देखा है कि एक मिसाल दे दूं कि जब हम बिहार में चुनाव लड़ने आए तो बिहार के बगल में झारखंड में आए तो बिहार के बगल में झारखंड में हमने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को हराया। इसकी चर्चा नहीं होती थी। वहां जेडीयू लड़ी 0 सीट आई, आरजेडी लड़ी 0 पे आउट किया और कांग्रेस भी 2 सीट लाई। लेकिन हमें लोग मिसाल देते थे कि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में आप लोग हार गए। अब दिल्ली में एक ही टुडे चाणक्य था जिसका सर्वे एग्जिट पोल सही हुआ था और हम लोगों को भी चौंकाया था। वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो कहा था, आज तक वो जीते। टुडे चाणक्य का सर्वे जो एग्जिट पोल था वो लोकसभा के चुनाव में सही हुआ। इसलिए हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि टुडे चाणक्य और न्यूज 24 क्या कहता है। तो आपके चैनल पर जो ये बात आई है तो मैं स्वागत करता हूं, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है और एग्जिट पोल जो टुडे चाणक्य की क्रेडिबिलिटी है उसके आधार पर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार का जाना तय है और भाजपा का आना तय। अली अनवर साहब, जाहिर है आप पूरी तरह से असहमत होंगे हमारे एग्जिट पोल से भी और जो शाहनवाज जी कह रहे हैं उससे भी, लेकिन फिर भी हम सबसे यही कह रहे हैं अली अनवर जी, हर कोई रिजेक्ट तो कर रहा है आपकी पार्टी से। अगर मान लीजिए ये सही होता है, अली अनवर साहब, अगर मान लीजिए सही होता है तो इसकी वजह आप क्या मानेंगे? कोई दिक्कत है, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। राधा जी, आपसे मैं अब बातचीत की यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा। अगर मगर में चूंकि अभी बात हो रही है, अगर वाकई ये नतीजे हो जाते हैं, जो सर्वे में जो चीजें आई हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसका बड़ा मतलब फिर क्या निकाला जाएगा? व्यापक संदर्भ में कैसे देखा जाए इसे? बड़ा मतलब ये है कि मोदी का जादू चल गया। दूसरा बड़ा मतलब ये है कि बिहार की जनता ने डिसाइसिव वोटिंग कर रही है, वहां की जनता, और उन्होंने किया है। और तीसरा सबसे बड़ा मतलब ये है कि वहां की जनता को एक 10 साल के बाद बदलाव चाहिए था। और चौथा जो बड़ा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश और लालू के साथ आने से वहां की महिलाएं, खास करके लालू के जी के या आरजेडी के जो पुराने वाला शासन था उससे डर गई और उन्होंने अपना पक्ष जो है, अपना मत एनडीए को डाला है। अच्छा, अरुण जी तो शायद ज्यादा हैरान नहीं थे ये 155 का आंकड़ा 83 का सुनकर। राहुल देव और प्रदीप सिंह भी हमारे साथ हैं। आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया। प्रदीप जी, पहले आपसे शुरू करें, क्या आप हैरान हैं? नहीं, देखिए, मतलब जो अभी तक बाकी एग्जिट पोल आए हैं वो एक तरह से बड़ा कॉशियस नजर आते हैं। वो इंडिकेट कर रहे हैं किसी की हवा नहीं है, 10 सीट आगे कोई, 5 सीट पीछे कोई, इस तरह से दे रहे हैं। टुडे चाणक्य ने
के जो फिगर्स हैं वो एक डिसाइसिव मैंडेट की ओर इशारा कर रहे हैं। बाईपोलर जब हो जाता है चुनाव तो अक्सर ये होता है कि 2, 3, 2.5% के वोट डिफरेंस से सीटों का बहुत अंतर यहाँ तो 7% है। हाँ, तो 7% मेरा है। हाँ, इससे पहले भी ये मानना था कि जिसको भी मिलेगा मेजॉरिटी मिलेगी वो मतलब मेजॉरिटी नंबर 122 से बहुत ज्यादा मिलेगा, क्लियर कट मिलेगा। वो कोई हंग असेंबली या आसपास का मामला नहीं होगा कि 5-7 सीटों से कोई पीछे रह गया। तो इसलिए नतीजा आएगा तो इसी तरह का आएगा। अब वो एनडीए के पक्ष में आएगा कि महागठबंधन के पक्ष में आएगा, देखिए दोनों के पक्ष में और विरोध में बातें हैं। देखिए एनडीए के पक्ष में बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से उनके वोट में जुड़ाव हुआ है। उनके वोट में जैसे जीतन राम मांझी का आना, उनका जीतन राम मांझी का जुड़ना, उनसे एक तरह से महादलित वोट उनके बढ़े हैं। उधर से महागठबंधन से एनसीपी बाहर हो गई, जीतन राम मांझी निकले हैं। और अगर लोकसभा चुनाव के समय के वोट महागठबंधन के आप जोड़ दें तो एनडीए के वोट से ज्यादा होते हैं। लेकिन चुनाव में अर्थमेटिक केमिस्ट्री में बदलने ये जरूरी नहीं जमा होता। नहीं, हाँ, ये कभी होता है, कभी नहीं होता। हाँ। जो महागठबंधन को जीता हुआ दिखा रहे हैं उनकी भी उनके आंकड़े अगर देखिए आप तो नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 1 दिखा रहे हैं। नहीं तो इसका फिर एक मतलब राहुल जी क्या यह भी निकाला जा सकता है कि लालू यादव महंगे पड़ गए अगर इसी तरह के नतीजे आ गए तो नीतीश कुमार के लिए? देखिए बहुत बड़ा अगर है, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे इस पे काफी आश्चर्य है। इसका मतलब ये होगा अगर ये सही है कि एक जो शुद्ध गणित का में नुकसान एक हो रहा था, जो एनडीए को साफ साफ दिख रहा था, वो न केवल उसने उसको पार किया लेकिन उसके आगे 5% और आगे बढ़ गया। तो ये 10-11% की छलांग जो है या उससे भी ज्यादा बड़ी छलांग, ये बहुत ज्यादा बड़ी अप्रत्याशित एक तरह से चमत्कारिक छलांग होगी। मुझे इस पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और यह भी मानने में कि 41% लोग नीतीश के शासन से असंतुष्ट थे, नाराज थे। ये भी थोड़ा जो मैंने लोगों से बात की है, मैंने जो समझ बनी है उससे थोड़ा मुझे वो होता है। जो टक्कर एक बहुत टक्कर वाली लड़ाई यहां देखी जा रही थी वो इसलिए था कि दोनों तरफ काफी प्लसेस थे और दोनों तरफ माइनस भी थे। तो ये एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये है कि पहली बात कि बिहार में जाति की जकड़ कम हुई है वोटिंग पे। ये सबसे बड़ा संदेश कम से कम मेरे लिए होगा। नहीं तो क्या धर्म की जगह मजबूत हो गई? अगर ये सही होता है तो अगर ये सही होता है तो इसको एक्सप्लेन एक चीज करती है। आप देखिए कि अनप्रेसिडेंटेड था नरेंद्र मोदी का कैंपेन। कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में 26 रैलीज करे और पहली से आखिरी तक सब में भीड़ वैसी आए। Exactly. तो वो भीड़ क्या इंडिकेट करती है? अगर महागठबंधन जीतता है तो इसका मतलब कि लोग केवल तमाशा देखने आ रहे थे उस रैली में। नहीं, लेकिन एक सवाल यहां से प्रदीप जी ये भी खड़ा होता है, मैं शाहनवाज हुसैन साहब से इसका जवाब लेता हूं कि अगर आप लोग जीत गए, इसी तरीके के नतीजे आए, शाहनवाज हुसैन जी, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आप इसका क्रेडिट देंगे, धुआंधार उन्होंने रैलियां की। लेकिन अगर परिणाम उल्टे आ गए तो फिर वो भी हार का सेहरा भी तो मोदी साहब के सिर बंधेगा। देखिए अगर का कहां सवाल है, हम तो वर्तमान में आपके चैनल पर, आपके सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पीछे आप दिखाते तब हम अगर का मगर का जवाब देते। अभी तो हम जान रहे हैं कि बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहे हैं, लोग डेवलपमेंट के साथ हैं। बिहार के लोगों का हक है विकास के लिए वोट कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार है राज्य में भी बनाए, ताकि बिहार में जो 15 साल लालू जी, 10 साल नीतीश जी, ये 25 साल में अगर बिहार के लोग बिहार छोड़ने पर मजबूर हुए तो फिर ऐसी सरकार को क्यों चुना जाए। इसलिए लोग मौका दे रहे हैं और हम लोगों को वो मौका मिल रहा है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, और जो आप हमें बता रहे हैं हम उसी पर यकीन कर रहे हैं। ठीक है शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, लेकिन अरुण जी जैसे विपक्षी पार्टियां जो हल्का हल्का हिंट दे रही हैं हमारे इस शो पे कि अगर ये आंकड़े सही हो रहे हैं तो बीजेपी के डिवाइसिव एजेंडा की वजह से हो रहे हैं। क्या माने, मिला जुला है या फिर ये जो गाय और बीफ और इतने तमाम तरह के मुद्दे, पाकिस्तान चले जाओ, ये सब उठाया गया? कोई चुनाव एक मुद्दा पर तो पूरा का पूरा वोटिंग डिसाइसिव आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर रहा होगा? डिसाइसिव मेरे ख्याल से बार बार कहा जा रहा है कि जात हट गया। सबसे आसान है राजनीति करने का रास्ता जात।
और आमतौर से इस चुनाव में भी जात बना हुआ था, उसमें थोड़ी छौंक थी धर्म की, उसमें थोड़ी छौंक थी डेवलपमेंट की, और थोड़ी छौंक थी पर्सनालिटी की, थोड़ी छौंक थी नकारात्मकता की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय विफल का एक क्षेत्रीय विफल से लड़ाई चल रहा है, दो नकारात्मक ताकतें लड़ रही हैं। यहां तक इस चुनाव की शुरुआत बहुत ही नयापन से हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से कहा कि ये पिछड़े और अति पिछड़े की लड़ाई है। ये भी हुआ, बहुत ही नया बात था ये, पूरी राजनीति इससे हिंदी पट्टी की बदल जाती, ये कहा। और अंत में हम लोग यहाँ आके फिर ये भी तो बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा एक निकल के पिछड़ा से दूसरी जगह गया। और फिर इसके अंदर और भी नई बातें थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को पहली बार क्षेत्रीय लॉर्ड्स के साथ टक्कर हुई ना, इस तरह की टक्कर हिंदी पट्टी में, तो ये भी एक था इसमें। इसलिए कोई एक चीज ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है अगर हमसे आप कहिए कि इसमें मेन दो चीज आप अगर कहें तो मैं सीधा जवाब दूं कि असली मुद्दा क्या था जीत का और सबसे नकली मुद्दा क्या था। तो ये कहने में मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन असली मुद्दा जात ही रहा और सबसे नकली मुद्दा जो है इसमें विकास है। और सबसे नकली मुद्दा विकास है। अनुराधा जी, राहुल जी ने जो एक बात कही कि इनका आकलन यह है कि अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो जाति की जो जकड़ है वो कमजोर हुई है। लेकिन वहीं से एक सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि क्या जाति की जकड़ कमजोर हुई तो धर्म की जकड़ क्या मजबूत हो गई? क्योंकि उस आधार पर ध्रुवीकरण का भरपूर प्रयास किया गया। आखिरी चरण के चुनाव से पहले भी गाय पर जिस तरह के इश्तेहार आए अखबारों में, बिल्कुल, लेकिन ये मैं इसे सही नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है ये पॉकेट्स में शायद हुआ होगा, ये पॉकेट्स में हुआ होगा। जैसे सीमांचल में आज चुनाव हुए हैं, वहां पे शायद धर्म की जो रोटी है वो ज्यादा काम की सटीक लगी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं और वो बदलाव चाहते थे, जो यंगस्टर्स हैं, आप बिहार के किसी भी जगह पे चले जाइए, आप गांवों में चले जाइए या किसी शहर में चले जाइए, जो वहां के जो युवा वर्ग है, और चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, उनमें जो एक बदलाव की चाहत है, मुझे अच्छा करना है, मैं एस्पिरेशनल हूं, मुझे भी ये बनना है, वो जो चीज थी वो बिल्कुल दिख रही थी। इसका मतलब ये हुआ जैसा अरुण जी कह रहे थे। और महिलाएं जो थी और महिलाएं जो गांव में भी थी, वो कहीं ना कहीं डरी हुई थी कि महागठबंधन अगर आ जाएगा तो क्या हमारी दशा या दुर्दशा वही होगी। अच्छा, जंगल राज वाले उस चीज को जोड़कर देख रही थी महिलाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, सहमति है इससे। युवाओं पे तो मैं सहमत हूं कि युवाओं में बदलाव की एक बहुत गहरी इच्छा थी और वो उन पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन महिलाओं में उल्टी चीजें को देखने को मिली। महिलाओं ने पहली बार 10 साल में जो सशक्त अपने को महसूस किया नीतीश के कई फैसलों के कारण। साइकिल ने बहुत बड़ा असर डाला, युवा लड़कियों पे भी डाला और उनकी माओं पे भी डाला। और एक वो अब निडरता के साथ आज पटना से लेकर बिहार में 8-8, 9-9 बजे लड़कियां अगर साइकिल से घूम पा रही हैं तो इसका वो श्रेय सीधे सीधे नीतीश को देती है। ये भी लेकिन लालू जी के साथ जाने से वो कैंसिल हो गया। सही है, लालू जी के साथ जाने से वो लालू जी के साथ जाने से क्या लालू के साथ डाइल्यूट हो गई बिल्कुल, और वो वापस से डरने लगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश जी ने उन्हें सशक्त बनाया था, वो उसके लिए वो नीतीश जी के साथ खड़े थे। लेकिन जहां जहां महागठबंधन में लालू जी का कैंडिडेट था, वहां पर उन्होंने लालू जी के आरजेडी के कैंडिडेट को वोट शायद नहीं दिया और एनडीए को दिया। इस चुनाव में नीतीश कुमार का अगर सबसे बड़ा चैलेंज था तो वो यही था कि वो महिलाओं और अति पिछड़ों को आश्वस्त कर सकें कि लालू के साथ आने के बाद भी जो पिछले उनका 8-10 साल का अनुभव है वो रहेगा, उससे पहले का अनुभव नहीं लौटेगा। तो क्या वो अगर एनडीए जीतती है तो इसका मतलब नीतीश कुमार वो समझाने में सफल नहीं। ये भी निकलेगा ना कि मोदी अपनी इस चाल में फिर कामयाब हो गए। जिस तरीके से शुरुआती दौर में हुआ कि नीतीश वर्सेस मोदी मुकाबला है, धीरे धीरे हर सभा में बीजेपी ने जिस तरीके से लालू का नाम लेना शुरू किया, ऐसा लगा कि लालू और मोदी के बीच में मुकाबला है। तो इस चीज को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए मोदी। फिर तो बिल्कुल आप देखिए, अगर जीत और दूसरे जो एग्जिट पोल आए हैं उनके आंकड़े देखिए तो नीतीश कुमार को नंबर 1 पार्टी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लालू यादव के वोट तो ट्रांसफर हुए नीतीश को, लेकिन उसी मात्रा में नीतीश की पार्टी के वोट लालू को ट्रांसफर नहीं हुए, जबकि जनाधार लालू का ज्यादा बड़ा है।
अरुण जी, इसका मतलब एक और बात जो आप पहले भी कह रहे थे कि कहीं कहीं मोदी जी तो जाके अपने भाषण में डेवलपमेंट की बात कर लेते थे, पैकेज का ऐलान कर देते थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं डेवलपमेंट की बात हुई नहीं। चुनाव जो है बहुत भगदड़ में भी चला है। देखिए, गौर से देखिए तो मोदी जी ने दूसरे चरण तक सारा साधु संत समाज सब चुप था। ये इंस्ट्रक्शन था बीजेपी का कि हम इसको पिछड़ा अति पिछड़ा पे लड़ेंगे, फॉरवर्ड पूरा मेरे पास है। तो बिल्कुल साइलेंस रहा। जब ये खुल के सामने आना शुरू हुआ कि इसमें लगता है कि महागठबंधन थोड़ा बराबरी पर आ गया है या ज्यादा आ गया है, तब उत्तर प्रदेश से धर्म का आयात हुआ वहां की घटनाओं से, और फिर सिनेरियो थोड़ा थोड़ा बदल गया। इसमें आपको ये हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म, नरेंद्र मोदी ने बहुत अवॉइड किया इस चीज को, बहुत अवॉइड किया दो चरण में। और बाद में जब फिर तीसरे चौथे चरण में कि उसमें एक स्ट्रेटेजिक भूल हुई बीजेपी से। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण में लालू यादव का वोट बांटना और अल्पसंख्यक वोट को रोकना, टेम्पटेशन में नहीं लाने देना, इसके लिए बहुत प्रयास किया। तो जब लाइन देखा गया तो वहां महिलाओं का लाइन है, वहां यूथ का लाइन है, तो ये फर्स्ट फेज में ये स्ट्रेटजी फेल कर गई। बीजेपी को 2 चरण में रणनीतिक रूप से घाटा हुआ और ये वापस आए थर्ड फोर्थ। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। शहनवाज हुसैन जी, फिर से वही बात, चूंकि आप तो हालांकि बहुत खुश हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, ये नतीजे यही होने जा रहे हैं, और वाकई अगर यही नतीजे हो गए तो एक बड़ा सवाल आप लोग के सामने ये होगा, यक्ष प्रश्न ये होगा कि फिर आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आप भी होंगे क्या इस रेस में सर? कोई एक नई परिपाटी हम देखेंगे बिहार में? देखिए, मैं तो किसी दौर में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो रणनीति बीजेपी बनाती है, हम लोगों को नहीं मालूम होता है। आप लोग कहते हैं हमने रणनीति बदल ली, कहां बदली हमने रणनीति? शुरू से बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे, और हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे थे। हम जानबूझ के आरक्षण का सवाल लालू जी नीतीश जी ने उठाया, उन्होंने पिछड़े की लड़ाई उन्होंने बनाई, हमने कब बनाई? हमने लड़ाई नहीं बनाई। हमने तो कहा कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? 25 साल से बिहार के अंदर उद्योग क्यों नहीं लगे? हमने ये सवाल उठाया। लेकिन जब लालू जी नीतीश जी ने इशू उठाया, कभी उन्होंने, लालू जी ने गौमांस का इशू उन्होंने उठाया, हमने कभी नहीं उठाया। उन्होंने बयान दिया, रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान दिया, हमने उन चीजों का सिर्फ जवाब दिया है। हमने शुरू से तय किया था, हम लोगों की मीटिंग हुई थी, सारे सीनियर लीडर उसमें थे, ये तय हुआ था कि हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर जाएंगे, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,65,000 करोड़ का वो पैकेज था, उसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन लालू जी नीतीश जी को लगा कि हम इसको पिछड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड में कर दें, और खुद लालू जी ने अपनी रैली में कहा, उसका भी जिक्र करना चाहिए। उन्होंने गांधी मैदान में कहा। शहनवाज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बैकवर्ड की शहनवाज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने डेवलपमेंट की बात की और उस पर आपने अपने इलेक्शन की शुरुआत की, अपने कैंपेन की। मेरा आपसे सवाल सीधा सीधा ये है कि कहीं आप इसको क्या समझते हैं कि जो फॉरवर्ड क्लास था उन्होंने लामबंद होकर के एनडीए को वोट किया? जो पूरी की पूरे जो फॉरवर्ड क्लास था, कास्ट है वहां पे, उसने आपको एक साथ मत दिया, अपना मतदान उन्होंने बीजेपी और एनडीए के फेवर में किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ जो फॉरवर्ड हैं अनुराधा जी, वो हमारे साथ मजबूती से शुरू से रहा है, और इस बार भी वो मजबूती से हमारे साथ था। हमारे पास लोग कहते थे कि बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है, लेकिन हमारे साथ रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, हमने एक बड़ा फॉर्मेट बनाया। कई बार सुशील मोदी जी अपने भाषण में भी कहते हैं कि मंडल भी है और कमंडल भी है। तो जो लोग हम लोगों को कहते थे कि कमंडल वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता था कि जो पिछड़ी जाति के समाज का बड़ा वर्ग हमारे साथ है, और जो लोग भी, खासकर जो युवा हैं, जो उम्मीद लगाए हुए हैं, बिहार के लोग कब तक, बिहार के लोग वोट के लिए, विकास हमारा हक है, और बिहार जब तरक्की नहीं करेगा तो देश नहीं करेगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें कही तो बिहार के नौजवान उनके साथ आए। इसलिए लालू जी, नीतीश जी ने जानबूझ के इस चुनाव को सांप्रदायिक और जातीय उन्माद में धकेलने की कोशिश की,
हमने नहीं की। जब नरेंद्र भाई लास्ट मीटिंग उन्होंने कैंपेन की है फॉरबिसगंज में, तब उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान से अपील करेंगे कि आपस में न लड़े बल्कि गरीबी से लड़े। ये बात कही सीमांचल में जाके, फॉरबिसगंज अररिया, जहाँ काश वो पहले कहते के करीब इस बात को, जो अमित शाह ने कहा वो, जो काश नरेंद्र शहनवाज जी, काश नरेंद्र मोदी जी ये अपने पहले के भाषणों में कहते, रैलियों में कहते तो ज्यादा बेहतर होता। और काश आपके पार्टी अध्यक्ष ये ना कहे होते अनुराधा जी कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। अगर ध्रुवीकरण करना होता, प्रधानमंत्री जी को करना होता, तो अररिया जिले की रैली में जाकर ये बात कहते। उन्होंने, हम लोगों पर तो इल्जाम लगता है कि हमने ध्रुवीकरण करा दिया। वहां तो नरेंद्र मोदी जी ने एकता की बात की, भाईचारे की बात की, और उन्होंने एक बात और उठाया कि जो अकलियत का एक नौजवान मारा गया था गोलीकांड में, उस पर पुलिस ने उसके लाश पर तांडव किया था, उसको नीतीश कुमार जी देखने भी नहीं। अच्छा शाहनवाज जी, शाहनवाज भाई एक सेकंड, बस एक ब्रेक पे जाना है शाहनवाज भाई, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं पूछ रहा हूँ शाहनवाज जी, आपके पीछे अमित शाह की तस्वीर दिखाई दे रही है, आपके पार्टी अध्यक्ष की, मुस्कुरा रहे हैं, और एक तरफ कमल दिखाई दे रहा है, आपको उनका आशीर्वाद है क्या अमित शाह का? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। देखिए, मैं बीजेपी ऑफिस में हूं, आपके कैमरामैन को कहूंगा जूम करेंगे तो नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों की तस्वीर है, दोनों दिखा दीजिए भाई इनको, सिर्फ अमित भाई, हाँ नरेंद्र भाई भी दिख गए आप, यानी आपके पीछे दिख रहे हैं, इसलिए हम अंदाजा लगा रहे हैं आपको आशीर्वाद मिला होगा। और अब अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं तो 8 तारीख को ही, 8 को ही, संडे को ही बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। हमारे साथ जी अली अनवर जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता, उनके पास भी हम चलेंगे। सर माफी चाहूंगा आपसे, बीच में हमारा संपर्क टूट गया था। ब्रेक के बाद मैं आप ही से सवाल पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।